नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि युवाओं पर चर्चा हो रही है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए इस देश में कि यह देश बहुत उन्नति करे और विकास के पथ पर जाए। मैं पहले बताना चाहता हूं कि जो शुरुआती स्टेज है, जो प्राइमरी शिक्षा जो लोगों को मिल रही है गाँव में, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी विद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ टेट क्वालिफाइड, बीएड, ये तमाम तरह के जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, वह अगर समय से विद्यालय आए और वहाँ तो जो विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जिस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है प्राइमरी विद्यालयों में, तो वहाँ घंटी कम से कम 8 घंटे लगे। जो भी वहाँ का टीचर है वह समय से कम 30 से 35 मिनट हर घंटी में समय दें। और वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आत्मविश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चों की पढ़ाई उस विद्यालय में हो जाएगी वो कभी प्राइवेट संस्थानों में नहीं हो पाएंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें। वहाँ एक से बड़े बड़े विद्वान अच्छे टीचर्स में पढ़ा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जब भी जिसको मौका मिले, इस युवा को इस भारतीय राजनीति में राजनीति करने को अगर मौका मिले, तो पहले कहाँ शुरुआत करें? और शिक्षा से शुरुआत करें। शिक्षा पर शुरुआत करता है, शिक्षा पर ध्यान देता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, तो हमारा देश विकास होने में, विकास के पथ पर जाने में कोई उसको रोक नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ में कहता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़वाएं, क्योंकि वहां पे अच्छे टीचर आ रहे हैं, अच्छे जो है कि टेट क्वालिफाइड लोग वहां पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को वहां पढ़ाएं। और जहां तक राजनीति की बात है, युवाओं को, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर युवा समाज में आ रहा है और क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मैं उससे अपील करना चाहता हूं कि आप क्षेत्र में जाएं, जन समस्याओं को सुने और हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जो भी कमियां हैं इस क्षेत्र में, उसको दुरुस्त करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। चलिए दूसरे मेहमान त्रिलोकी मिश्रा जी से हम बात करते हैं। प्रणाम। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। और ये जो डिबेट चल रहा है भारतीय राजनीति में युवाओं की सोच के बारे में, तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज के तारीख में जितने युवा वर्ग हैं वो सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और राजनीति में आने का कारण उनका ये है कि किसी भी राजनीतिक दल का एक उसका उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है। तो उसके अनुसार अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक सिद्धांत यही काम कहना चाहता हूँ कि न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका साथ सबका विकास। जिससे मेरा जो सिद्धांत और उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी का है उसका मिल रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आकर उसमें सहयोग करें और पार्टी के जो सिद्धांत है जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोकी मिश्रा जी। चलिए हम खास मेहमान धर्मेंद्र सिंह से बात करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है कि राजनीति में युवाओं की सोच, तो राजनीति में युवाओं के सोच के बारे में हम आपसे बता रहे हैं। जैसे हम लोग जब छात्र जीवन में पढ़ रहे थे, उस समय भी राजनीति विज्ञान होता है। हाई स्कूल से ही आगे चल के इंटर और बीए में राजनीति शास्त्र हो जाता है। तो राजनीति शास्त्र हो जाता है तो राजनीति का ये महत्व जो है आज के परिवेश में सारे युवाओं में राजनीति तो पढ़ाई जीवन से ही शुरू हो जाती है। पहले पढ़ाई जीवन में छात्र संघ होता है, छात्र नेता बनते हैं युवा। उसके बाद से राजनीति में, राजनीतिक पार्टियों में आकर अपने अपने सोच और विचारधारा के अनुसार राजनीति में भी पार्टियों से जुड़ते हैं। तो युवाओं के बारे में मैं विस्तार से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी युवा हैं वो राजनीति में राजनीतिक सोच रखें
पढ़ाई में से ही राजनीति शुरू हो जाती है, राजनीतिक छात्र जीवन से ही शुरू हो जाता है और आगे चलने के बाद से वही युवा जो राजनीति में सफल राजनीतिक पढ़ाई किए होते हैं, राजनीतिक जीवन में से राजनीतिक पार्टियों में जब आप जाते हैं तो अपने अपने सोच और विचार के अनुसार अपनी अपनी पार्टियों का जैसे वो करते हैं। तो जैसे मैं राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ तो मेरा सोच शुरू से ही जैसे सेकुलर रहा है। जो भारत देश है हमारा, तो इसमें सभी जात धर्मों का समावेश है और सभी प्रेम और भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो मैं राजनीति में जब प्रवेश किया, आगे बढ़े राजनीति में, तो कांग्रेस से मैं राजनीति करता हूं और कांग्रेस की विचारधारा जो है हमको बहुत सूट की, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई और आजादी आने के बाद से, देश आजाद होने के बाद से देश बहुत गरीबी के हालात में था। उस समय कांग्रेस ने कितना मेहनत और परिश्रम करके इस देश को बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको विकसित करने में अपना खून पसीना लगाया। जो नहरों की जाल बिछाई, जो अस्पतालें बने, स्कूल बने, जिससे हमारे जो छात्र हैं आगे बढ़े, पढ़ाई से आगे बढ़े, देश आगे बढ़ा। हरित क्रांति आई, जिससे खाने के अपने देश में नहीं होता था। अमेरिका से मक्का आता था, जो वहाँ की सुअर खाते हैं वो यहाँ के लोग खाते थे। लेकिन आज में जो कांग्रेस की हरित क्रांति है, जो नहरों का जाल पूरे देश में बिछा, तो हर एक परिवार, आज जो गरीब भी परिवार है, आराम से बढ़िया से में ही संभा का, जैसे एक तरह से कहें कि चावल गेहूं रोटी दाल सब खा रहे हैं। ये सारा कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस ने 70 साल में, लोग कहते हैं क्या किया, तो हम कहते हैं कि कांग्रेस ने, समझिए कि इस पूरे देश को और इस समाज को, युवाओं को जोड़ के कहां से कहां पहुंचाया। और 10 साल में जो भाजपा की सरकार है, इसका जो विनाशकारी नीति है, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों के जैसे, वो नफरत पैदा कर रहेगा, न मजबूत होगा, न संगठित होगा, न इसका विकास होगा। हमारे जो नेता राहुल गांधी जी है, एक ही उनका पैगाम है, हर जगह मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का शोरूम खोलो। तो पूरे देश में हमारे नेता मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। और आज के परिवेश में मैं बता दूं कि राजनीति में जैसे मोदी जी आए थे आंधी के तरह से, तूफान के तरह से चले जाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बहुत सुंदर और सफल सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अपने खास मेहमान युवा अध्यक्ष विनोद कुमार से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को यहाँ आने का। और देखिए, आज जो आपका विषय है युवाओं की सोच, तो देश में युवा ही भविष्य है देश का। तो हर युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा, अपने देश की मुख्य समस्या जो है शिक्षा है। शिक्षा पे पूरे सरकार को जोर देना होगा। सरकार जब शिक्षा पे जोर देगी, पूरा युवा समाज शिक्षित होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वह देश सचमुच मजबूत होगा। इसके लिए सरकार को शिक्षा पे सर्वाधिक बजट खर्चा करना चाहिए, हम लोग की ये सोच है। और युवाओं को नौकरी, शिक्षा के बाद ऐसी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षाएं, जो तमाम पिछड़े क्षेत्रों में टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट की स्थापना हो। और जब इंस्टीट्यूट लगेंगे, इंस्टीट्यूट से बच्चों की सब शिक्षा प्राप्त होगी, वो बच्चे जब शिक्षित होंगे तो सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना। जब जिस देश का युवा रोजगार प्राप्त करेगा, मजबूत होगा, तो उस देश का विकास होगा। युवा ही शक्ति है देश की, युवा ही देश का भविष्य है। तो सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी, सरकार को युवाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी, देश के प्रति अपने विचार बदलने होंगे। और नफरत की व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश में हर जात धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश की यही एक खूबसूरती है कि हमारे देश में हर जात और हर धर्म के लोग एक साथ गले मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक साथ ईद और दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी सरकार से, देश की सरकार से, इस प्रदेश की सरकार से और आने वाले भविष्य की सरकार से अपनी मांग करता हूं कि युवाओं के लिए
अच्छी शिक्षा नीति, अच्छा इंस्टीट्यूट बने, अच्छे उद्योग लगे, नौजवानों को रोजगार मिले और जितने सरकारी विभागों में पद खाली हों सरकार उस पर अमल करते हुए उन पदों को सृजित करके और नए पदों को भी सृजित करे और जो पद खाली हैं उन पदों पर नई नियुक्ति करके नौजवानों को रोजगार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, चलिए मैं आपसे बात करते हैं। अभी मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं, कांग्रेस की जब सरकार आई तो भारत में कुछ नहीं था, तमाम सिंचाई के लिए नहरों की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, नहरों की जाल बिछाया सरकार ने। तो मैं बड़े भाई से ये कहना चाहूँगा, नहरों की तो जाल उन्होंने बिछाया और जितने इस प्रदेश और देश में लोग रहते हैं वो उस समय नहर के किनारे, नहर के जो सिंचाई की समस्या होती थी तो अधिक से अधिक उनकी जो भूमि होती थी नहर के किनारे लेना शुरू किए ज़मीन को। और आज के परिवेश में जितने हुए लोग हैं रोड के किनारे आना चाहते हैं तो सरकार की सोच और नीति के अनुसार, सरकार की जो सोच और नीति होती है उसमें जनमानस की सोच में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आज सब परिवेश को देखते हुए जनता सोच ली है, समझ ली है कि हमारा किस पार्टी में, हमारे बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है और उसका साथ दे रही है। और बहुत समय पर आपने डिबेट रखा है, चुनाव का माहौल भी चल रहा है, चुनाव की सरगर्मी भी है और इसके पहले भी दो युवाओं की जोड़ी को प्रदेश ने देखा है जिसको जनता ने नकार चुकी है और फिर वो दो युवा जोड़ी जनता के बीच में आ रहे हैं और जनता सब जानती है, सब पहचानती है। अब तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। मिस्टर विनोद यादव, बीच में आप अंगुली उठा रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा कि 2 युवाओं की जोड़ी को जनता ने नकारा था। मैं कहना चाहता हूं आपको कि मिश्रा जी, अभी आप 10 साल पहले आपकी स्थिति कहाँ थी? कहाँ थे आप लोग? आप लोगों की गिनती नहीं होती थी। पूरे प्रदेश में 10 से 5 एमएलए आपके हुआ करते थे, 5 एमपी नहीं हो पाते थे आपके। और 14 साल बाद आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आई, वनवास हुआ था आपको। और इस बार आप लोग जाएंगे तो हमें लगता है 40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आएगी। और ये जो युवाओं की जोड़ी है इस बार पूरे देश में कमाल करने जा रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है ये इस बार सफल गठबंधन है और हमें लगता है कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने जा रहा है। मिश्रा जी ने अभी बड़े बड़े से अपने सरकार के बारे में बड़े बड़े दावा कर रहे थे, इस पर आप डॉक्टर साहब क्या विचार कर रहे हैं? जब तक मोदी जी 2014 से इस देश पे हुकूमत जो कर रहे हैं तो जैसे आए वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इतना बड़ा झूठा हमको लगता है कि पूरे विश्व में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये बताइए, युवाओं को रोजगार देते देते ये सरकार युवाओं को सड़क पर आके खड़ा कर दी। युवाओं को नौकरी देते देते यह सरकार युवाओं के थाली से जो अन्न था वह भी छीनने का काम कर लिया। तो मैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से मैं सीधे मिश्रा जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने वादे तो बहुत किए कि हम नौकरी देंगे, जो है कि काला धन लाएंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये तो लोग कांग्रेस को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कहा करते थे कि कांग्रेस बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, हमारी सरकार बनेगी तो विदेशों से काला धन लाएंगे और युवाओं के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। देखिए कितनी बड़ी झूठ। हुआ क्या कि लोग 4 बजे भोर से जो है कि बैंकों में लाइन लगाकर 0 बैलेंस पर खाता खोलना शुरू कर दिए। अब देखिए होता क्या है, लोग 0 बैलेंस पर खाता खोल दिए, सरकार बनी, लेकिन किसी खाते में 1 रुपया नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या इसके बाद से? इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग खाता खोले 0 बैलेंस पे, उसके 1 साल 2 साल बाद
अगर कोई ग्राहक जो बैंक में खाता खुलवाया हुआ है अगर कहीं से पैसा मंगाना चालू कर दिया उस जीरो बैलेंस के खाते में, तो उस बैंक वालों ने 936 रुपये हर वार्षिक, अगर वो जीरो बैलेंस पे खोला है खाता तो 936 रुपये उसने खाते को माइनस में कर दिया। देखिए ये जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि 936 रुपये एक वर्ष में इस बैंक वाले ने उस पे जो है माइनस करके उसके ऊपर रेट चढ़ा दिया। तो जैसे उस व्यक्ति ने खाते में पैसा मंगवाया 10,000 20,000 इतना भी है, तो उस बैंक ने 936 रुपया पहले काट लिए। देखिए कितने बड़ा धोखा हो रहा है जनता के साथ। तो यह जनता के साथ यह सरकार बहुत बड़ा छल कर रही है। युवाओं को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है, नौजवानों के सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। और 10 साल हो गए लेकिन 10 साल में कोई भर्ती नहीं निकली। और 10 साल में मैं भी गिना चाहता हूं कि 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे 10 सरकार बनी हो गई, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की समस्याओं को जानने का जो है प्रयास नहीं किया। ये बहुत ही असफल सरकार है और जनता जान चुकी है और जाग चुकी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जाने वाले हैं। विनोद जी, मेरे बड़े भाई जो विनोद जी हैं, अभी उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के बारे में चर्चा किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ 2014 के पहले इतनी रोजगार थी कि हमारे बगल में जो बैठे थे ये रेलवे का टिकट स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। हमारे जो बगल में हैं वो यूपीपी में हुआ करते थे। और जब भाजपा की सरकार आ गई है तो ये सब नौकरियां लग रहा है कि लंबित हो गई है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में इन्होंने बेरोजगार युवाओं को गिनाया, जितनी कोई भर्ती नहीं निकल रही है, लेकिन कोई युवा जो है, जितना युवा है आज सबके लिए प्रधानमंत्री जी ने कई काम किए हैं और उनसे वो संतुष्ट हैं। उनके साथ साथ जनता भी संतुष्ट है और जनता सब जानती है और सबका जवाब देने जा रही है 4 जून को। देखिए जो मिश्रा जी कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, तो एक काम तो किए कि जो 2 करोड़ नौकरी के वादा किए थे आज तक किसी का नौकरी लगा नहीं। जो लोग भी अगर नौकरियां कर रहे थे वो लोग भी घर आ गए, नौकरी से निकाल दिए गए। और जो आगे सरकार 10 साल में चाहे यूपी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, एक भी पेपर सफल नहीं हुआ। जब पेपर होता है पेपर लीक हो जाता है, पेपर होता है पेपर लीक हो जाता है। कैसे भी करके युवा जो पैसा व्यवस्था करके फार्म डालते हैं, बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो मैं बता दूं आपसे कि पेपर लीक नहीं होता है, नौकरी नहीं देना है इसलिए पेपर लीक करा दिया जाता है। पेपर लीक करा दिया जाता है कि नौकरी न देना पड़े। ये भाजपा की सरकार जो संघ की सरकार है उसका मूल उद्देश्य ये है कि आरक्षण खत्म करना। तो आरक्षण कैसे खत्म किया जाए इसके थोड़ा सा आप मेहंगी में जाएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। ये आरक्षण खत्म कर दी है सरकार, करना नहीं है कर दी है। क्योंकि कोई भी अगर सरकारी नौकरी सफल नहीं होगा, उसका पेपर वो नौकरी नहीं होगा तो आरक्षण तो रह ही कहाँ गया। आरक्षण एक तरह से सरकार समाप्त कर दी है और ऐसे झांसे में सबको रखी हुई है। एक पिछड़े और दलितों शोषितों की सरकार बनती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना किसी का साथ है और ना किसी का विकास है। आरक्षण एक तरह से खत्म हो चुका है, ना नौकरी किसी को देना पड़ेगा ना उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये सरकार इतना सफेद झूठ बोलकर और जनता को गुमराह करके आज 10 साल सत्ता में राज कर ली, लेकिन अब इस बार जनता सब कुछ जान चुकी है। अब बहुत आराम से इस सरकार को खुशी सरकार को बहुत जल्दी विदाई करने वाली है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें देख लीजिएगा। ये 400 पार कह रहे हैं, 370 पार कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि अगर ये 200 भी पार हो गए तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। 200 पार हो गए तो मैं मान लूंगा कि भाजपा 10 साल में सरकार में रह के बहुत बड़ी उपलब्धि की है। ये 200 पार होने भी नहीं जा रहे हैं। इस बात को आज डिबेट में मैं बोल रहा हूं। आया आप जनता सुन रही है, आया आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ये सरकार 200 भी पार नहीं होने जा रही है, 200 के नीचे आ रही है। पूरे इनके एनडीए गठबंधन का मैं बता दे रहा हूं कि 200 भी पार नहीं कर रहे हैं।
तेरा जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन अभी अभी धर्मेंद्र सिंह ने कह रहे हैं कि मोदी के भाजपा सरकार 200 भी पार नहीं होगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी को एक ही बात से अभी इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो जा रही है, सरकार किसी को रोजगार नहीं दे रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ, सरकारें बदलती हैं, जनता और अधिकारी नहीं बदलते हैं। तो पहले जो भ्रष्टाचारियों की सरकार रही उसी के अनुरूप उसके अधिकारी काम करने लगे थे, और कहीं ना कहीं जब बदलकर भाजपा की सुव्यवस्था और सुशासन आया और उनकी रवैया वही थी पहले की जैसी, जिसके वजह में जो पेपर लीक हुआ है तो उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को फिर से दोबारा गलती ऐसी सजा दिए हैं कि फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और ये तो पेपर होगा ही, और फिर युवाओं का चेहरे पर मुस्कान आएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो 200 का नहीं पहुँचेंगे। हमें लग रहा है ये जितने भ्रष्टाचारी, ये एक घर की पार्टी हो गई है, सपा हुआ, बसपा हुआ, कांग्रेस हुआ, तो ये एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और सभी भ्रष्टाचारी बचने के लिए एक मंच पे आकर खड़े हो चुके हैं आज, और इसकी जवाब जनता सब जान रही है, सोच रही है, समझ रही है, और वह 4 जून को ही पता चलेगा जे 400 पार मोदी जी निश्चित आएंगे। मिश्रा जी का आरोप है कि पिछले सरकारों में अधिकारी और कर्मचारी की वजह से इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है। इस पर आपकी क्या विचार है? चलिए हम बात करते हैं विनोद जी से। बताइए विनोद जी। जी, अभी मिश्रा जी ने कहा कि पुराने जो अधिकारी कर्मचारी थे उन लोगों के वजह से पेपर लीक हो जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, आज दूसरी बार आपकी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, और आप आरोप लगाते हैं आप कर्मचारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। तो आपको ऐसे आपके मुख्यमंत्री महोदय को से मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब कर्मचारियों पे आप नकेल नहीं कर सकते हैं, अधिकारियों पे आप नकेल नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब है मुख्यमंत्री का? आप ऐसा कानून बनाना चाहिए आपको कि पेपर लीक हो और दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं का अरबों रुपया इस सरकार ने, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 लाख फॉर्म भरा गया। अब 60 लाख मल्टीप्लाई आप 400 करिए, कितना करोड़ रुपया होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए युवाओं का पैसा क्या हुआ? बार बार पेपर लीक, बार बार पेपर लीक। अब तो एक ट्रेंड आ गया है, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? जहां प्रश्नों के उत्तर पहले प्राप्त हो जाएं उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस नाम से उत्तर प्रदेश की बेइज्जती हो रही है। बताइए, ये विफल सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो। ये लोग सत्ता विरोधी हैं, ये लोग नौजवान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इन लोगों को इस बार जनता नकारने जा रही है, और जनता इस बार इन लोगों को बाहर करेगी और महागठबंधन की नई सरकार बनेगी, और राहुल जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।